इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसे पहले क्वेश्चन 3 तक बताए थे। क्वेश्चन 3 था यूरोप के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। ये तो बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। ठीक है, तो फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना जन जन तक पहुंच चुकी थी और उसका समर्थन अनेक उदारवादी एवं सुधारवादी लोग कर रहे थे, परंतु चार्ल्स दशम जो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था ने उसको दबाने का कार्य किया। संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना न हो, इस राह में उसने कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके प्रधानमंत्री पोलिगनेक ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजातीय वर्ग की स्थापना की तथा उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किए। उसके इस कार्य से उदारवादियों में पोलिगनेक के विरुद्ध 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोंट दिया। फलस्वरूप फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता की भावना का प्रस्फुटन हुआ। उसमें सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान का अपना उत्तर है ये। यूनान का अपना गौरवमय इतिहास रहा है जिससे उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता रहा है। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां उनके प्रेरणा स्रोत थे। इसके बाद भी यूनान तुर्की के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर दौड़ गई, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी। इस तरह एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य तुर्की शासन से यूनान को स्वतंत्र करना था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा एवं सम्मान का पर्याय बन चुका था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। रूस का जार भी व्यक्तिगत रूप से यूनान की स्वतंत्रता के पक्ष में था। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही का निर्णय लिया। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र था। युद्ध में तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई, जिसके फलस्वरूप यूनान को स्वायत्तता देने की बात हुई। फलतः 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बवेरिया का शासक ओटो को राजा बनाया गया। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 है। इकाई 2 है, इसमें समाजवाद एवं राष्ट्रवाद। तो इसका क्वेश्चन से देख लिया समाजवाद एवं राष्ट्रवाद का। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इकाई 2 का, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। इसका उत्तर है कल कारखाने एवं उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में रहना ही पूंजीवाद है, अर्थात पूंजी का स्रोत व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है खूनी रविवार क्या है। उत्तर है 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित
महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 है, ठीक है, को खूनी रविवार यानी लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके बाद है इसमें अक्टूबर क्रांति क्या है। लेनिन के उत्तर है इसका, लेनिन के नेतृत्व में रूस में जार के खिलाफ तख्ता पलट का निश्चय किया गया। पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र है ये, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया गया। केरेंस्की भाग गया। इसे ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। चलिए उसके बाद है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। चलिए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। रूसी समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, मेहनतकश जनता एवं गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 5, ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 है। क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। खेत छोटे छोटे और पुरानी ढंग से खेती करते थे। ये क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति थी। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखो। पहला है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। ठीक है, 2 कारण पूछा है इसमें, तो हमने लिखे हैं उत्तर में। पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। रूसी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। गलत जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। ठीक है, ये था पहला कारण। दूसरा कारण है कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक कृषक ही थे। छोटे छोटे खेत थे, पुराने ढंग से खेती करते थे। करों के बोझ से दबे पूंजी का पर्याप्त अभाव था। ऐसे में उनके पास क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं थी। ये रूसी क्रांति के 2 कारण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु उत्तरीय का है ये। रूसी क्रांति की नीति क्रांति हेतु या रूसीकरण इसमें है रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। तो इसका उत्तर है क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण की नीति भी एक प्रमुख कारण थी। रूस में विभिन्न संप्रदाय एवं भाषा के लोग रहते थे। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग थे। इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, यहूदी इत्यादि राष्ट्रों के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। जार निकोलस द्वितीय ने देश पर रूसीकरण की नीति थोप दी। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लाद दी गई, जिससे अल्पसंख्यक बहुत परेशान हुए और रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। उत्तर है साम्यवाद निश्चित रूप से एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इसके अनुसार कार्य के अनुसार वेतन। इस व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार था। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे वर्ग के लिए था। समाज के भौतिक एवं वैचारिक उत्थान के लिए कार्य होते थे। इस प्रकार साम्यवाद ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा की शुरुआत की। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। तो लेनिन एक
कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवाद दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉट्स्की चाहता था। इसलिए 1921, ठीक है, यहाँ 1921 होगा, 1921। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना ही इस नीति का लक्ष्य था। किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया, जमीन पर किसानों का हक कायम रहने दिया, विदेशी पूंजी भी सीमित मात्रा में आमंत्रित की गई, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये था नई आर्थिक नीति जो है मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कुछ मिला हुआ था, समझौता था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घ का 5वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए, परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की, ठीक है, यहाँ पे सेना होगा, ठीक है, सेनाओं की हार हो रही थी। न उसके पास अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना और उसके तथाकथित गुरु राजपुतिन, ये पादरी थे, को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिर गई। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अच्छी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।